जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2030 तक भारत बनेगा नेट डिफेंस एक्सपोर्टर। रिलायंस सब्सिडियरी ने प्रदर्शित किया एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने वाला एक खास तरह का मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स का दावा कि कश्मीर में हो रहे टारगेटेड किलिंग्स की प्लानिंग की गई थी पिछले साल पीओके में। लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज पर इंडियन आर्मी टेस्ट कर रही है एक नया ड्रोन सिस्टम। और डीआरडीओ और एल्बिट सिस्टम के पार्टनरशिप के साथ अडानी डिफेंस डिप्लॉय करेगी भारत के कुछ मेजर एयरपोर्ट्स पर काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। भारत फोर्ज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा कल्याणी का कहना है कि स्वदेशीकरण की अपनी मौजूदा पॉलिसीज के मद्देनजर भारत 2030 तक एक नेट डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर बन जाएगा और 2030 तक भारत अभी जो है तो उससे एक अलग देश होगा। और ये बात उन्होंने पुण्य भूषण पुरस्कार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। और उनका यह भी कहना था कि कल्याणी भारत फोर्ज का अब भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आर्टिलरी प्रोडक्शन, आर्मर्ड व्हीकल्स, टेक बेस्ड डिफेंस सिस्टम, तो इन सभी में काफी ज्यादा रुचि बढ़ी है। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से स्वदेशीकरण को लेकर अभी की जो भारत की मौजूदा पॉलिसीज हैं, तो उसी के चलते ही 2030 तक भारत एक सही मायनों में डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर बनेगा। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जो कि एक बार फिर से भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, तो अब वे बेंगलुरु बेस्ड सब्सिडरी संख्या सूत्र लैब्स के माध्यम से एयरक्राफ्ट डिजाइन के क्रिटिकल स्पेस में एंटर करने पर विचार कर रहे हैं। और एरोकॉन 2022 के दौरान रिलायंस सब्सिडरी ने कुछ ऐसे मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर को भी प्रदर्शित किया है जो कि एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और कंपनी की तरफ से कहा गया कि उनकी योजना है कि वे इस साल अक्टूबर के महीने में एक मेजर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये मेजर प्रोडक्ट किस तरह का होने वाला है। कल गुरुवार को अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे खतरे में हैं, तो इस पे उन्होंने उदाहरण के तौर पर भारत का नाम लिया और ये कहा कि भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पे कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों और धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो अब अमेरिका के विदेश मंत्री के इस बयान पर आज भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री के इस बयान को अस्वीकार करते हुए ये कहा है कि भारत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को महत्व देता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति अभी भी जारी है। और इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इस तरह की मोटिवेटेड इनपुट्स और बायस्ड व्यूज को अवॉइड करें। और बाकी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि अमेरिका के साथ हमारी चर्चाओं में हमने वहां पर ऐसे मुद्दों पर चिंताओं को रेखांकित किया है जिसमें जाति एवं नस्लीय प्रेरित हमले, घृणा, अपराध, बंदूक आधारित हिंसा, ये सभी शामिल है। और वैसे एक बात तो है कि जिस तरीके से भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूएस की इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है, और न केवल खारिज किया है बल्कि एक उचित जवाब भी दिया है, तो इससे बात क्लियर समझ में आती है कि आखिर क्यों इमरान खान बार बार भारत की विदेश नीति की तारीफ करते रहते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर आर्मी रिक्रूटमेंट रैली को लेकर एक फेक न्यूज वायरल की जा रही है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि 1 अगस्त 2022 से 12 अगस्त 2022 तक कोट द्वार में रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट की जाने वाली है। तो हम आप सभी को क्लियर कर दें कि ये एक फेक न्यूज है और अभी तक रिक्रूटमेंट रैली के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और आर्मी की भर्ती से संबंधित आपको अगर कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in को ही विजिट करें। और बाकी इस तरह की फेक न्यूज से सावधान रहें। और बाकी हमारी भारत सरकार से भी अनुरोध है कि वो भी कृपया करके असली वाली आर्मी की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करें। कल जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बैंक मैनेजर विजय कुमार पर हुए आतंकी हमले के बाद टारगेटेड किलिंग वाले 2 और मामले देखने को मिले हैं, जिसमें आतंकियों द्वारा एक बार फिर से कायरतापूर्ण तरीके से 2 आउटसाइड लेबरर्स पर हमला किया गया था और इस हमले में एक की जान चली गई है और जबकि दूसरे की हालत अभी क्रिटिकल बताई जा रही है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इन हमलों के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में इस तरह की हिंसा को भड़का के उसकी जो आंतरिक स्थिति चल रही है उससे ध्यान भटकाया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान की शानदार इकोनॉमिक कंडीशन अब पहले से भी ज़्यादा शानदार हो चुकी है और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति का अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान में एटम बम गिराने का सुझाव दे रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री की ये कोशिश चल रही है कि वे इन हाइब्रिड टेररिस्ट को सपोर्ट करके कश्मीर में हिंसा भड़काए और अपने खुद के खत्म होते हुए अस्तित्व पर से लोगों का ध्यान कहीं और भटकाए। और जबकि अभी हाल ही में इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि कश्मीर में जो लेटेस्ट टारगेटेड किलिंग्स वाले मामले हो रहे हैं तो इनकी प्लानिंग पिछले साल पीओके में की गई थी और 21 सितंबर 2021 को पाकिस्तानी आईएसआई और मुजफ्फराबाद के अलग अलग सुमारों के संगठनों के बीच एक मीटिंग हुई थी और सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक इस प्लानिंग में करीब 200 ऐसे लोगों को लिस्ट में रखा गया था जिन पर इन्होंने हमला करने की योजना बनाई थी। और इनकी योजना ये थी कि नए नाम से सुमारों का एक नया संगठन बनाया जाए। और सोर्सेज का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है वो इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि इन सभी सुअरों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार पहुंचता रहे और इन हथियारों में अधिकतर पिस्टल्स और स्टिकी बॉम्ब्स को दिया जा रहा है।
और जबकि आज अनंतनाग में एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। और अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एनकाउंटर में एक सुअर को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड कर दिया गया है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इस तरह के हमलों को अंजाम देके ये जो आतंकी हैं, जो ये सुअर हैं, ये बस कुछ और नहीं, घाटी में दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और इसलिए हमारी भारत सरकार से अनुरोध है कि हमें से कोई भी कश्मीर में 90s वाला दौर फिर से नहीं देखना चाहता है, तो इसलिए कृपया करके जल्द से जल्द कश्मीर में इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत करने वाले सुअरों को हॉरिफाइड किया जाए। और बाकी एक बहुत बड़ा सवाल ये रह जाता है कि ये जो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, जो इन सभी हमलों को अंजाम दे रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि इन सभी को स्पॉन्सर करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ये कैसे सुनिश्चित कर रहा है कि इनके पास हथियार पहुंचता रहे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि इन हमलावरों को कौन कहाँ पे पोस्टेड है और कौन कब ट्रांसफर करने वाला है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है। आपको ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि अभी शोपियां में एक सिविल हायर्ड व्हीकल में एक्सप्लोजन हुआ था और जिसमें हमारे 3 जवान घायल हुए थे। तो बेहद ही दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इन 3 में से एक जवान, जिनका नाम है नायक प्रवीण, जिन्हें उपचार के लिए उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और नायक प्रवीण उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल रीजन से बिलोंग करते थे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नायक प्रवीण की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और फिलहाल अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि इस व्हीकल में ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जैसा कि तय था, आज इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS निशंक और INS अक्षय को 32 सालों की ग्लोरियस सर्विस के बाद डीकमीशन कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इंडियन नेवी की ये वॉरशिप्स ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन पराक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज में इंडियन आर्मी द्वारा कल्याणी ग्रुप के भारत 150 ड्रोन सिस्टम के टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। और ये ड्रोन मैक्सिमम 150 किलोग्राम तक की टेक ऑफ वेट कैपेसिटी के साथ आता है और इसके X8 कॉन्फ़िगरेशन को इंडियन आर्मी द्वारा हाई एल्टीट्यूड एरियाज में टेस्ट किया जा रहा है। इस ड्रोन सिस्टम में एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग कैपेबिलिटीज के साथ स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए इनिशियल नेविगेशन सिस्टम और रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि जैमिंग और GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी अच्छी तरीके से काम कर सकता है। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर और ये टेक ऑफ ग्राउंड से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट हो सकता है। और इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स, सर्च एंड रेस्क्यू, सिग्नल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और वॉर हेड ड्रॉपिंग के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन वाली एप्लीकेशंस में भी किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी। हमने अपने स्क्वाडियन चैनल पर पॉडकास्ट की एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज का पहला पार्ट हमारे स्क्वाडियन चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर और इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को पॉप कल्चर यानी कि मीडिया, मूवीज़, ये सब चीज़ें कैसे इफेक्ट करती हैं, कैसे इसको बढ़ाती हैं, तो इन सभी मुद्दों पर बात करी है। तो अगर आपको इस तरह के पॉडकास्ट में रुचि है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे पहले पॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट हमारे स्क्वाडियन चैनल पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी देना ना भूलें कि आप और किस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कशन चाहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि केवल डिफेंस का ही टॉपिक हो, बल्कि आप और तरह के टॉपिक्स का सुझाव भी दे सकते हैं। DRDO और इजराइल के एल्बिट सिस्टम की पार्टनरशिप के साथ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जल्द ही भारत के कुछ मेजर एयरपोर्ट्स पर काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम इक्विपमेंट को डिप्लॉय करना स्टार्ट करेगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सिस्टम्स की जो पहली डिप्लॉयमेंट है वो सिविल एयरपोर्ट्स पर होने वाली है, जो कि अडानी ही ओन करती है। और योजना यह है कि इसे देश भर के अधिकतर एयरपोर्ट्स तक लागू किया जाए और फिर इसके बाद धीरे धीरे इन सिस्टम्स के प्रूव होने के बाद इन्हें भारत के कुछ क्रिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, यानी कि वो सारी जगहें जहाँ पे काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की काफ़ी ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। और बाकी आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को 100 दिन हो चुके हैं और अभी भी एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है कि ये वॉर कब जाकर खत्म होगा। और जबकि इस वॉर के कुछ आंकड़ों को लेकर इसी सप्ताह यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था हर दिन कम से कम 60 से 100 यूक्रेनी सोल्जर्स कॉम्बैट में मारे जा रहे हैं और जबकि 500 से अधिक घायल हो रहे हैं। और जबकि रशिया की तरफ से उनकी फोर्सेस के जो ऑफिशियल फिगर्स रिलीज किए गए थे वो लास्ट 25 मार्च को हुए थे, जिसमें यह कहा गया था कि रशिया के करीब 1351 सोल्जर्स मारे गए हैं और 3825 घायल हुए हैं। और जबकि गुरुवार को यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि रशिया अपने अभी तक 30,000 से अधिक सर्विसमैन को खो चुका है। और ये भी कहा गया कि यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान के 10 सालों के वॉर में सोवियत यूनियन ने जितना नुकसान नहीं उठाया था उससे ज़्यादा नुकसान अभी के समय रशिया उठा चुका है। और जबकि लेट अप्रैल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया था कि अभी तक रशिया को 15,000 सोल्जर्स का लॉस इसमें हुआ है। और इतने सारे नुकसान के बावजूद भी अभी भी इस वॉर के खत्म होने का कोई भी नाम नहीं ले रहा है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो आपको बता दें कि आज के दिन 2003 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑपरेशन रक्षक के दौरान सिपाही गुरतेज सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2019 में अरुणाचल प्रदेश में हुए AN-32 एयरक्राफ्ट दुर्घटना में
हमने अपने 13 एयर वॉरियर्स को खोया था। आज के दिन 1956 में सेकंड लेफ्टिनेंट PM रमन और कैप्टन मेहता सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें से सेकंड लेफ्टिनेंट PM रमन को मरणोपरांत अशोक चक्र से और कैप्टन मेहता सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। और आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर के दौरान 18 ग्रेनेडियर्स के सूबेदार रणधीर सिंह और लांस हवलदार राम कुमार भी वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए इन दोनों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन आर्मी की स्पेशल ऑपरेशंस इन्फेंट्री प्लाटून को किस नाम से जाना जाता है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।